हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इन्फिनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज क्लास 6 की क्यूरियोसिटी जो आपकी नई एनसीईआरटी है ना? उसका क्लास 6 का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और लास्ट चैप्टर का इस चैप्टर का जो नाम है वो है बियॉन्ड अर्थ। ठीक है, बियॉन्ड अर्थ मतलब इसमें हम लोग गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट, सन इन सब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास 6 क्यूरियोसिटी लास्ट चैप्टर। खुश बहुत हो गए आज, है ना? कंप्लीट आज ये सीरीज हमारी पूरी हो जाएगी। याद रखिएगा, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो हमारा लास्ट चैप्टर है, इस बात पे खुश हो जाइए, लेकिन ये लास्ट वीडियो नहीं है, क्योंकि ये पार्ट 1, पार्ट 2 2 बार में हम अपन पढ़ेंगे। ठीक है? तो याद रखिएगा, यहाँ लिखता हूँ। तो ये हमारा है पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 इसके आगे एक वीडियो और आएगी छोटी सी। ठीक है, देखते हैं कितना खत्म हो पाता है आज, और बाकी कर लेंगे पार्ट 2 में। ओके, चले, तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है स्टार्स और कॉन्स्टिलेशंस के बारे में। वी सी मेनी स्टार्स, सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। हम बहुत सारे स्टार्स देखते हैं, बहुत सारे तारे दिखते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे ब्राइट दिखते हैं और कुछ ऐसे हल्के हल्के डिम दिखते हैं, है ना, हल्के दिखते हैं। स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट। याद रखिएगा, स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है, यानी कि वो, इनको हम बोलते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है उनको हम बोलते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि जो स्टार्स हैं वो हमारा लूमिनस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, इनके पास खुद की लाइट होती है। सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न विच आर लाइक शेप्स ऑफ फेमिलियर थिंग्स, है ना? कई बार क्या होता है कि कई सारे आपको ग्रुप्स, अगर आप खुले आसमान में देखें तो कुछ तारे आपको ऐसे लगेंगे जैसे इन्होंने किसी किसी चीज का शेप लिया हुआ है ना? कोई खास शेप के जैसे दिखते हैं। लॉन्ग एगो, when watching stars in the night sky was favorite pastime of our ancestors, they identified these stars patterns with animals, things or characters in the stories. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पुराने ज़माने में जब लोग आसमान की तरफ ज़्यादा उनकी निगाहें होती थी, है ना? आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज की तरह लोग व्यस्त नहीं थे, खाली थे। तो जब आसमान को वो देखते थे तो तारों का बहुत सारा समूह, उन्होंने उनको ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ ऐसा है कि जैसा लग रहा है जैसे कोई कप जैसा शेप है ना? और कोई कहीं पे इनको शिकारी जैसा शेप लगा, कुछ कहानियों में ऐसे हथियार जैसे शेप लगे, है ना? तो अलग-अलग शेप उनको ध्यान आए कि यार कुछ तो जानवरों के शेप, है ना? अभी भी आप अगर आसमान में देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि कई तरह के शेप, ये स्टार जो है ना, इनसे हम जोड़-जोड़ के इनको पैटर्न बना सकते हैं। मेनी कल्चर्स हैड नेम फॉर पैटर्न्स बेस्ड ऑन देयर स्टोरीज़। अब देखो, कई सारे कल्चर्स हैं, दुनिया में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग कहानियाँ हैं। तो हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर जगह पर जिनकी जैसी कहानियाँ हैं, उन्होंने उन कहानियों के हिसाब से इन तारों के पैटर्न्स का नाम रख दिया है। समझ आया? ये जैसे ये तारे हैं ना, तो कोई जैसे अभी बहुत सारे तारे हैं, तो कोई इनको कहेगा शिकारी हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जिनका जो मन आया, जिन्होंने जो अपने हिसाब से स्टोरी बनाई, उस हिसाब से इन्होंने अलग-अलग नाम दे दिए। दुनिया भर में अलग-अलग स्टोरीज़ चलती हैं इनके बारे में। समझ आया क्या? किसकी बात कर रहे हैं हम? तो ग्रुप ऑफ स्टार्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टार्स का जो ग्रुप होता है, वो दिखने में अलग-अलग शेप के जैसा दिखता है, तो वो हर जगह एक ही नाम नहीं रहेगा। अलग-अलग कहानियों में, अलग-अलग जगहों में अलग-अलग नाम होते हैं। समझ आया? These imaginary shapes help them in recognizing stars in the sky. अच्छे ध्यान से सुनिएगा। अब इन शेप की वजह से अगर इन्होंने आज इसको देख लिया और इन्होंने कहा कि यार ये तो देखो शिकारी जैसा लग रहा है, ठीक है? अब जो अगर वो शिकारी जैसा लग रहा है ना, तो उन्होंने अगली बार जब वो देखेंगे स्काई में तो वो पहचान जाएँगे कि देखो ये स्टार्स मिलके शिकारी बना रहे थे, है ना? इससे वो स्टार्स को पहचानने में उनको मदद मिलती थी। और रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स एंड देयर पैटर्न्स वाज अ यूजफुल स्किल फॉर नेविगेशन इन ओल्डन टाइम। हमको शुरू से पता है कि सूर्य और चांद जो होता है और तारों, इनकी मदद से पहले लोग ट्रेवल किया करते थे, है ना? डायरेक्शन का पता लगता था। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, इट हेल्प पीपल पर्टिकुलरली सेलर्स एंड ट्रेवलर्स इन फाइंडिंग डायरेक्शन। तो ठीक है, तो ट्रैवल करने वाले लोग जो होते थे, उनके लिए समुद्र में या ज़मीन पर कहीं भी वो ट्रैवल कर रहे हों,
ये डायरेक्शन बताने में मदद करते थे, ये तारे, ये आसमान, ये सूरज, ये चाँद, ठीक है? अब देखो, अगर तुम यहाँ देखोगे ना, तो ये अलग-अलग शेप तुमको दिखेंगे, ठीक है? ये शेप अलग है, ये शेप अलग है। अब इनके हर कल्चर में, हर समाज में अलग-अलग कहानियाँ हैं कि कुछ कहते हैं ये कुछ है, कुछ कहते हैं कुछ है ना? In earlier times, group of stars forming pattern were called constellation. तो शुरुआत में क्या हुआ कि जब इन ग्रुप्स बनाया गया, तो जब नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आई तो इनका नाम रख दिया गया कि भाई जितने भी ग्रुप हैं, इनका नाम कॉन्स्टेलेशन रखा जाएगा। पर फिलहाल करंटली द रीजन्स on of the sky which include this group of stars are defined as constellation. However, since in constellation the pattern of star are often the most prominent, the term constellation is still commonly used for this group of stars. ध्यान से सुनना, पहले क्या होता था कि ये ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टेलेशन बोलते थे, पर अब क्या करते हैं कि ये देखो, अगर ये ध्यान से ये वाले शेप को देखो, ठीक है? 1 मिनट। अगर मैं तुमको कहूँ कि ध्यान से इस वाले शेप को देखो, ठीक है? 1 मिनट। तो ये वाला शेप, अब ये वाले शेप को अगर देखो तो इसमें एक तो पहले क्या होता था कि ये जो तारे हैं ना, इनके ग्रुप को बोल दिया जाता था कि ये कॉन्स्टेलेशन है। नहीं, अब क्या करते हैं, ये जो लाइनें खींची हुई है ना इनके अंदर, ये देखो, ये वाली लाइनें, ठीक है? तो ये लाइनों को बोला गया कि जितने रीजन में, जितनी जगह में ये फैला हुआ है, इस पूरे रीजन को बोलेंगे कि भाई इसका जो भी नाम है, जैसे इसका ओरियन नाम है, तो ये ओरियन इन तारों के समूह का नाम नहीं है, ये ओरियन इस रीजन का नाम है जितने में ये तारे फैले हुए हैं। समझ आया? पर क्योंकि तारे, इसमें से जो फेमस चीज है वो तारे है, ये जगह थोड़ी फेमस है। फेमस तो ये अपने, ये जो तारे बने हैं, शेप बना है, इसके लिए फेमस है ना। तो अभी भी इन्हें हम लोग जो देखते हैं वो कई जगहों पर तारों के समूह के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है? ये अब भी जो है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है? तो अभी भी अगर आप किसी से पूछेंगे तो ओरियन क्या है, तो वो आपको ऐसा ये शेप बना के देगा, ना कि ये जगह के बारे में बताएगा कि ये जगह जहाँ पे ये शेप है वो होता है। तो फिर अगर भाषा में बात करें, साइंटिफिक लैंग्वेज की भाषा में बात करें, तो इन्होंने क्या किया कि जगह का नाम रखा, पर अभी भी कई जगहों पर ये तारों के नाम के जैसे जाना जाता है। द स्टार आर जॉइंड बाय द इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है? कई सारे लाइन्स से स्टार्स को जोड़ा जाता है। ड्रॉन फॉर द इजी आइडेंटिफिकेशन, द कॉन्स्टेलेशन ओरियन जो है, ओरियन को ऐसा दिखा जाता है कि शिकारी की तरह दिखता है ना? देयर आर 3 स्टार्स इन द मिडल व्हिच रिप्रेजेंट्स द बेल्ट ऑफ द हंटर, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है? ऐसा लगता है कि हंटर का बेल्ट है। सम पीपल इमेजिन दैट द हंटर ओरियन फॉलोड बाय हिज डॉग, ठीक है? उसको हम बोलते हैं कैनिस मेजर। ऐसा लगता है कि ये जो शिकारी है, इसको किसी कुत्ते ने, उसके जो पालतू कुत्ता है, उसने इसको इसके पीछे-पीछे आ रहा है, ठीक है? फॉलो कर रहा है। तो इसको कई लोग कुत्ते की तरह देखते हैं, ठीक है? इसका शेप भी देखो ध्यान से, ठीक है? तो याद रखना, ओरियन को हम लोग हंटर बोलते हैं, कैनिस मेजर को उस ओरियन का डॉग बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा याद रखिएगा, बुल, है ना? बुल क्या है? ये जो टॉरस है, ठीक है? ये जो टॉरस है, इस टॉरस को इन्होंने बोला कि ये शिकारी इस बैल से लड़ रहा है और ये डॉग उसकी मदद कर रहा है, ठीक है? तो टॉरस जो कॉन्स्टेलेशन है, उसको हम लोग बुल बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना एक और इम्पोर्टेंट चीज, कैनिस मेजर, कैनिस मेजर जो है, जो ये डॉग है ओरियन का, इसके अंदर एक तारा है जिसका नाम है सीरियस, है ना, या साइरस, जो भी बोलो। तो ये जो सीरियस और साइरस है, ये साइरस हमारे स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है? ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है? ध्यान से समझ में आना। ओके, और कुछ तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, ठीक है? तो उन्होंने कह रहा है कि रेड कलर से जो लाइन्स खींची गई हैं वो पैटर्न है, जबकि ग्रीन कलर से जो लाइन खींची गई है तो वो हमारा रीजन है। तो अब पूछोगे कि ये रेड लाइट से जो रेड लाइन है, जो वो कॉन्स्टेलेशन है या ग्रीन लाइन कॉन्स्टेलेशन है? तो भाषा अगर जो साइंटिफिक भाषा में कहो तो उन्होंने रीजन को बोला है, तो ये ग्रीन लाइन वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये कॉन्स्टेलेशन है। पर अभी भी, क्योंकि हम ओरियन को पहचान कैसे रहे हैं? ओरियन को पहचान रहे हैं क्योंकि वो शिकारी की तरह दिख रहा है। तो अभी भी
हम तारों को इस रीजन के नाम से नहीं, ये कॉन्स्टेलेशन को हम इस रीजन के नाम से नहीं, इन तारों के जो ग्रुप बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से पहचान रहे हैं। इसलिए कई जगहों पर अब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं कि ये कॉन्स्टेलेशन जो है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स है या ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ पैटर्न है। समझ आया? सिंस अलग अलग कल्चर में अलग अलग कॉन्स्टेलेशन के अलग अलग नाम लिए गए, सो ये बोला गया कि चलो यार इंटरनेशनली एक चीज पर निर्णय बनाते हैं, एक चीज को फॉलो करना शुरू करते हैं। और इन्होंने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20th सेंचुरी में, शुरुआत में 20th सेंचुरी की शुरुआत में 88 कॉन्स्टेलेशंस को रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, 88 कॉन्स्टेलेशन पूरे बनाए, तारों का समूह बनाया और उसको 88 रीजन्स में बांट दिया। ठीक है, मतलब पूरी एक स्काई जो है उसको इन्होंने 88 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इन्हीं रीजन्स को उन्होंने नाम दिया कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूनियन, इसके हिसाब से अगर पूछोगे तो ये रीजन कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, ये तारों का समूह कॉन्स्टेलेशन नहीं है, ये रीजन कॉन्स्टेलेशन है। पर क्योंकि तारों के समूह के नाम से हम इसको जानते हैं अभी भी, इसलिए मेनली कई जगहों पर अभी भी इसको कॉन्स्टेलेशन को ग्रुप ऑफ स्टार्स ही बोला जाता है। अब ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नक्षत्र के बारे में। मैंने शुरुआत में जब एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की थी ना, तभी बोला था कि बहुत सारी चीजें इस बार इंडियन ओरिजिन से अटैच करने की कोशिश की गई है। इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा बुक्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी का एक सब्जेक्ट है, एक टर्म है जिसका नाम है नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र क्या है? नक्षत्र या तो कुछ स्टार्स को बोला जाता है, किसी एक पर्टिकुलर स्टार को, या ग्रुप ऑफ स्टार्स से मिलकर नक्षत्र बनाया जाता है। जैसे जैसे आर्द्रा, आर्द्रा नक्षत्र जो है वो एक स्टार है जिसका नाम है बेटलग्यूज। ठीक है, तो ये बेटलग्यूज जो है वो स्टार को हम आर्द्र आर्द्र बोलते हैं। तो ये बेटलग्यूज, अगर आप ओरियन को देखें सही से, ठीक है, तो ओरियन का जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो हंटर है उसका ये वाला शोल्डर जो है, इसमें एक जो तारा लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेटलग्यूज और इसको बोलते हैं आर्द्र नक्षत्र। इसी तरीके से जो बुल है जिसको हम टॉरस बोलते हैं, इस बुल के जो ये वाला तारा है ना, जो ये वाला तारा है, ठीक है, इस पूरे तारे को हम बोलते हैं अल्देब्रान। ठीक है, अल्देब्रान बोलते हैं इस तारे को और इसको नक्षत्र का नाम दिया गया है रोहिणी नक्षत्र। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा रोहिणी नक्षत्र का। तो अल्देब्रान और रोहिणी नक्षत्र इसको बोला गया है। बेटलग्यूज को ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, आर्द्र बोला गया है। इसी तरीके से एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है बच्चे, है ना, मैंने कहा ना कि ये जो नक्षत्र हो सकता है वो या तो ग्रुप ऑफ स्टार हो सकता है या सिंगल स्टार होता है। तो बेटलग्यूज और अल्डेबरान जो है वो हमारे पास सिंगल स्टार है, उनका भी नाम है क्योंकि वो भी नक्षत्र है, तो आर्द्र नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र। लेकिन एक ग्रुप ऑफ स्टार आपको यहाँ पे कॉर्नर में दिखेगा, बहुत सारे छोटे छोटे तारे एक साथ एक जगह पर, इसको हम बोलते हैं कृतिका नक्षत्र, है ना। और इसका जो नाम है वो है प्लाइडियस। ठीक है, तो या प्लाइडिस बोलो या प्लाइट्स बोलो, कुछ भी बोलो, पर ये रोहि कृतिका नक्षत्र इसको बोला जाता है। तो कोई पूछे नक्षत्र क्या है, नक्षत्र या तो कोई स्टार है या तो ग्रुप ऑफ स्टार है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। कौन किस में है याद रखिएगा। ठीक है, अल्डेबरान जो है वो टॉरस में है, बेटलग्यूज जो है वो आर्द्र में है, कैनिस मेजर के पास हमारा ब्राइटेस्ट स्टार है जिसका नाम साइरस है। पैलेडिस जो कोई पूछे तो वो कृतिका नक्षत्र आपको यहाँ दिखेगा कॉर्नर में। समझ आया? पहचानने को आ जाए तो पहचान लीजिएगा भैया। इसके बाद आ जाते हैं टू डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ स्टार, द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर। ठीक है, द पोल स्टार और द पोलरिस which is part of little dipper is also shown in the figure 12.4। ध्यान से सुना, ये बिग डिपर है हमारा, ये लिटिल डिपर है हमारा। समझ आया? तो लिटिल डिपर के अंदर ही हमारा पोल स्टार है जिसको आप ध्रुव तारा बोलते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे कि ध्रुव तारा किसका पार्ट है, इसका या इसका, तो हमको याद रखना है ये लिटिल डिपर का पार्ट है। समझ आया? जो बिग डिपर होता है, बिग डिपर हमारा अर्सा मेजर जो कॉन्स्टेलेशन है उसका पार्ट है, और लिटिल डिपर जो है वो अर्सा माइनर जो कॉन्स्टेलेशन है उसका पार्ट है।
याद रखिएगा, इनमें से सप्तऋषि कौन है? इनमें से सप्तऋषि है बिग डिपर। आपने सप्तऋषि का नाम सुना होगा ना? तो बिग डिपर जो है, इन्हीं को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। और उनके ठीक सामने, ठीक है, इनके ठीक सामने आपको पोल स्टार देखने को मिलेगा, है ना, ध्रुव तारा देखने को मिलेगा। तो अगर कभी आपको उत्तर दिशा में देखे और उत्तर दिशा की पहचान करनी हो, तो इस तारे को देखे, और इस तारे के जो लास्ट है ना, ये वाले तारे, इनके ठीक सामने आपको नॉर्दर्न स्टार यानी कि हमारा क्या नाम है, ध्रुव तारा देखने को मिल जाएगा। समझ आया? बिग डिपर, लिटिल डिपर। बिग डिपर उर्सा मेजर का, जो उर्सा मेजर नाम का कॉन्स्टलेशन है उसका पार्ट है, और उर्सा माइनर का हमारा जो है वो हमारा लिटिल डिपर है। पोल स्टार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा आपको दिखेगा लिटिल डिपर में, ठीक है। और सप्तऋषि कौन है इसमें से? तो सप्तऋषि हमारे पास बिग डिपर है, ठीक है। कौन है? बिग डिपर। इसके बाद आ जाते हैं नाइट स्काई वॉचिंग में, कि भैया रात में जो आसमान देखने लोग जाते हैं ना अलग अलग जगहों पर, इफ इट इज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स में बी विजिबल इन द स्काई। ये सब बातें गांव वालों को तो बताने की जरूरत नहीं है, शहर वालों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइट पोल्यूशन वगैरह की वजह से, स्मोक की वजह से, डस्ट की वजह से शहरों में इसे देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर गांव में या फिर सुनसान इलाकों में ये ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है। तो गांव के इलाके या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन ये सब चीजें कम होती हैं, वहां पे बहुत अच्छी स्काई आपको, बहुत अच्छा आकाश आपको, तारों से भरा हुआ आकाश आपको दिख जाता है। समझ आया? वेरी गुड। स्काई मैप कोई पूछे, तो स्काई मैप एक हमारे पास ऐप है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट फ्रॉम मोबाइल फोन्स, ठीक है। तो कोई पूछे स्काई मैप क्या है, तो स्काई मैप एक ऐप है। इसके अलावा स्टेलेरियम, स्टेलेरियम का नाम का भी एक ऐप है, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्टेलेरियम और स्काई मैप ये हमारे कोई, हमारे जो है ये एप्स हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको कॉन्स्टलेशन, स्टार्स, प्लैनेट्स ये सब आइडेंटिफाई करने में स्काई में। इसके अलावा एक चीज जो ध्यान देने वाली जरूरत है वो है हमारा लाइट पोल्यूशन बच्चे। लाइट पोल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली, पूरी दुनिया में लाइट पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर ये लाइट पोल्यूशन रहेगा ना, तो अभी आपने पढ़ा कि जैसे ज्यादा लाइट होगी, ज्यादा लाइट मतलब ब्लर स्काई, है ना, वहां पे क्लियर स्काई आपको देखने को नहीं मिलेगी। समझ आया? और अगर क्लियर स्काई देखने को नहीं मिलेगी, तो आप आसानी से नीचे से जो ये आनंद लेते हैं ना खुले आसमान का, तारों का, ये आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। लाइट पोल्यूशन इन द रिजर्व्स इज कंट्रोल्ड टू प्रिजर्व डार्क skies for research. There are a few organizations which are working to educate people about reducing light pollution. तो लाइट पोल्यूशन, अगर आपको सुंदर तारे, अगर आपको क्लियर स्काई देखनी है, तो अपने आसपास ये नाइट पोल्यूशन को थोड़ा कम करिए, ठीक है। Not all the constellations and stars are visible from the all places on the earth and all night in a year. मतलब सब कुछ नहीं दिखाई देता ना। आप हर रात देखेंगे तो हर रात आपको वही तारे, वही चीजें नहीं दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल, द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। जैसे सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है हमारा, वहां से अगर आपको पोल स्टार देखना चाहे तो वहां से आपको नहीं दिखेगा। To identify a star or a constellation, you need to know how a particular constellation looks like and where to look for it in the night sky. मतलब अगर आपको देखना है कि ये कॉन्स्टलेशन, ये ध्रुव तारा कहाँ दिखेगा, तो आपको एग्जैक्टली exactly वो जगह पता होनी चाहिए जहां से वो तारा दिखेगा। To get familiar with the pattern of the constellation, you may use the image such as 12.3, 12.4। अगर आपको 12.3, 12.4 नहीं पता है, ध्यान से देखना। अरे भाई पीछे तो चला जा। ये ये देखो 12.4, इसमें आपको बिगर बिग डिपर, लिटिल डिपर दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा आपको दिखे तो ये आपको पता चलेगा। इसके अलावा ये इमेज जो दिख रही है आपको, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा 12.3 में ये वाली, है ना। तो इससे आप अलग अलग कॉन्स्टेलेशन को देख सकते हैं, पोल स्टार वगैरह आपको यहाँ से पता चलेंगे, क्योंकि पोल स्टार हमने बताया ना कि लिटिल डिपर में होता है। तो वहां पे लिटिल डिपर अगर आपको दिख गया तो उसके कॉर्नर में, या फिर अगर आपको सप्तऋषि बिग डिपर आपको दिख गया, तो वो उसके ठीक जो कॉर्नर वाले जो दो होते हैं स्टार्स, उनके ठीक सीधे आपको पोल स्टार देखने को मिल जाता है। तो करेक्टली आपको पता होना चाहिए कि स्टार दिखेगा कहाँ से।
ये स्टार, ये प्लैनेट, ये कॉन्स्टलेशन, ये कहाँ दिखेगा, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अगर आपको ये चीजें देखनी है तो। To find out when and in which portion of the sky or a star constellation will be visible from your location, you may take the help of sky mapping apps, जैसे अभी आपने पढ़ा ना, स्टेलेरियम, स्काई मैप, है ना। तो इन ऐसे एप्स का यूज, ऐसे एप्स का मदद आप ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी आपको ऑनलाइन रिसोर्सेस वगैरह और मिल जाए, तो यहाँ भी ऑनलाइन आ ही गया, समझ आया। तो भाई ऑनलाइन का तो दौर चल रहा है फिलहाल तो, ठीक है। वापस आ जाते हैं कि अगर आपको नाइट स्काई वॉचिंग करनी है तो क्या किया जाता है। पहले, अंडर द गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स आइडेंटिफाई द डार्क ओपन एरिया फॉर द नाइट स्काई वॉचिंग। सबसे पहले अंधेरा ढूंढना है भाई, अंधेरे में चलो, ठीक है। लाइट नहीं होनी चाहिए, है ना। कई सारे बिल्डिंग्स और ट्रीज के आसपास नहीं होनी चाहिए, खुला आसमान दिखना चाहिए आपको। फिर एक डेट और एक टाइम फिक्स करो, है ना। इसके अलावा कोशिश करो कि मूनलेस नाइट हो, है ना, बादल कम हो, ठीक है। और पोल स्टार जो हो वो बहुत ज्यादा ब्राइट ना दिख रहा हो। तो पहला तो चंद्रमा नहीं, अंधेरा हो, साफ हो, है ना। कई ऐसे बिल्डिंग वगैरह के बीच में नहीं, अलग से जाके देखें उसको, ठीक है। तो ऐसे खाली जगहों पर जाके देखें जैसा इस इमेज में दिखाया गया है, ठीक। इफ मे बी यूजफुल टू हैव एक्सेस टू द मोबाइल ऐप, है ना, स्काई मैप वगैरह ऐप रखो अपने पास, जिसकी वजह से आप ये पहचान सको कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा तारा या और सब मेजर हमको दिख रहा है। पैटर्न आप देखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एक मैग्नेटिक कंपास रखो जिसकी वजह से आपको डायरेक्शन पता चले, और एक नोटबुक रखो ताकि आप अपने ऑब्जर्वेशन वगैरह ये आप इसमें नोट कर सको। एक पर्टिकुलर डे और एक पर्टिकुलर टाइम उसको सिलेक्ट करो, और उसके बाद जहां पे तुमने वो जगह देखी है उस जगह पे जाओ और बैठो और वहां पे एंजॉय करो। समझ आया, बस और कुछ नहीं है इसमें। वापस आ जाते हैं, बाकी चीजें आपको दिखती रहती हैं उसमें। अब आ जाते हैं आवर सोलर सिस्टम। तो अब हम पढ़ने वाले धीरे धीरे सोलर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, समझ आया। सोलर सिस्टम में सबसे पहला जो मेंबर आता है वो आता है हमारा सन, ठीक है। तो जो पहला मेंबर आपको दिखेगा सोलर सिस्टम का वो आपको दिखेगा सन, ठीक है। और यही सन है जिसके चारों तरफ आपको बाकी प्लैनेट्स आपको घूमते हुए नजर आएंगे। समझ आया, चलिए। तो अगर आपको अगर इतना समझ में आ गया है तो आप चलते हैं और पढ़ते हैं सन के बारे में। सबसे पहले, सन इज ए स्टार, सन भी एक तरह का स्टार है। सबसे करीबी स्टार जो हमारे सबसे करीब है वो है सन, ठीक है। बहुत गर्म है, सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें से निकलती है ना। मेन सोर्स है हमारा हीट और लाइट का अर्थ के ऊपर, ठीक है। सवाल आता है कि सन कितना बड़ा है। सन के अगर बड़े की होने की बात करें तो अर्थ के डायमीटर से करीब 100 गुना बड़ा, यानी कि पूरी अर्थ को ले लो, उसका डायमीटर ले लो, और इस डायमीटर का करीब 100 गुना बढ़ा कर दो और उसका डायमीटर ले लो, फिर बनेगा सन, ठीक है। तो करीब अर्थ का पूरा 100 गुना बड़ा है ना सन। और इतना छोटा क्यों दिखता है, क्योंकि बहुत दूर है, ठीक है। बहुत दूर है इसलिए इतना छोटा दिखता है। तो छोटे बच्चे एकदम कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इतना बड़ा और यहाँ क्यों कर रहा है ना, ये इतना छोटा क्यों दिखता है। तो छोटा इसलिए दिखता है बच्चे क्योंकि दूर है, समझ आया। याद रखना ये भी कि 100 गुना बड़ा है। However, the sun is much closer to us than the other stars, hence it appears much bigger than the other stars. क्योंकि सबसे करीब है हमारे, तो थोड़ा बाकी स्टार्स से हमको और भी ज्यादा बड़ा दिखता है। लेकिन याद रखिएगा, कई सारे स्टार्स ऐसे हैं जो कि सन से भी बड़े हैं, पर वो छोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो सन से भी बहुत ज्यादा दूर है ना। ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन, है ना, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा धूप होती है ना, इस सन की वजह से, इस सन के जो लाइट है इसकी वजह से बाकी हमको स्टार्स वगैरह नहीं दिखते छोटे, क्योंकि दूर है, छोटे भी दिखते हैं। और एक तो इसकी रोशनी होती है, तो इसकी रोशनी की वजह से वो भी एकदम नहीं दिखते। देयर आर मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, जैसे जैसे हमारा अर्थ है, इसके अलावा और भी प्लैनेट्स हैं, है ना, मेटेरॉइड्स हैं, है ना, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं और स्काई में। मोस्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मूव्ड अराउंड द सन, ठीक है। तो इनमें से ज्यादातर जो चीजें हैं वो हमारा, जैसे हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स हैं
वो आपको सन के चारों तरफ गोला करते हुए दिखेंगे। ठीक है, जो ये सन के चारों तरफ घूमते हैं ना, इसको बच्चे कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से सुनना। अरे ये चल क्यों नहीं रहा, सिलेक्ट ही नहीं किया, कहाँ से चलेगा ये रिवॉल्यूशन। अगर कोई प्लेनेट ऐसे सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, एक चक्कर मार दिया, एक चक्कर मतलब एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक चक्कर मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाना होता है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। याद रखिएगा डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाना किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जो सन की डिस्टेंस है अर्थ से, वो करीब करीब 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, लिख के दिखाओगे क्या? 150 मिलियन कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कितना होता है इसको, इसको इंडियन सिस्टम में चेंज करके देखना। चलो बताता हूँ, चलो चेंज करके अब बताओ ना मुझको, इसको इंडियन सिस्टम में चेंज करके बताना। अभी तो इंटरनेशनल में है ना, इसको इंडियन सिस्टम में, क्लास 6 के बच्चों तुम्हारे लिए है, इंडियन सिस्टम में इसको कैलकुलेट करके बताना आप कितना होता है। ठीक, द यूजफुल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग डिस्टेंसेस विद इन द सोलर सिस्टम, मतलब जो लंबे लंबे डिस्टेंसेस होते हैं ना, तो दो प्लैनेट्स के बीच में, सन और प्लैनेट्स के बीच में, तो ये लंबे डिस्टेंसेस को बताने के लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, विच इज अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। मतलब ये कि करीब एक, अगर जो ये दूरी दी है ना आपको 150 मिलियन किलोमीटर, इसको हम बोलते हैं 1 AU। ठीक है, ये क्या है? 1 AU है, समझ आया? तो 1 AU इज 150 मिलियन किलोमीटर। जो सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। The sun, being the brightest object and the source of light and heat on earth, was elevated in most ancient civilization to the status of deity। है ना, इसको भगवान की तरह पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट भी दिखता है हमको, हीट और लाइट का हमारे पास सोर्स दिखता है। इन इंडिया सन इज वर्शिप्ड एज सूर्य। हम क्या बोलते हैं इसको? सूर्य बोलते हैं। द हीट प्रोवाइडेड बाय द सन कीप्स द अर्थ एट टेम्परेचर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल। मतलब सन की वजह से एक ऐसा टेम्परेचर हमारे अर्थ पर, मतलब एक ऐसा बैलेंस्ड टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से लाइफ जो है वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। बहुत ज्यादा जिंदगी को दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। इसके अलावा जो सनलाइट है वो प्लांट्स की हेल्प करता है ग्रो करने में, है ना, प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स, है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, किसके? क्लाइमेट के लिए, सीजन के लिए, वेदर के लिए, वाटर साइकिल के लिए, विंड्स के लिए। ये सब चीजें अगर आप ध्यान से देखो, पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सारी चीजें कितनी ज्यादा जरूरी है। आपको क्लाइमेट की जरूरत है, आपको सीजन मौसम बदलने की जरूरत है, आपको छोटे छोटे जो दिन भर में मौसम बदलता है वेदर, उसको भी जरूरत है, वाटर साइकिल की प्रॉपर जरूरत है, हवा की जरूरत है। इन सब को इन्फ्लुएंस करता है सन, है ना, इन सब पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है सन। ऑल ऑफ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो अगर आपको जिंदगी जीनी है तो ये सारी चीजें जरूरी है, और इन सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करता है सन। यानी कि सन एक तरीके से धरती पर, हमारी पृथ्वी पर लाइफ को सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सन हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, जो नियरेस्ट स्टार सन के बाद, क्योंकि सन हमारे पास सबसे नियरेस्ट है, नियरेस्ट सन के बाद जो हमारे पास सबसे नियरेस्ट स्टार है, सबसे नियरेस्ट तारा है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटाउरी। ठीक है, तो ये प्रोक्सिमा सेंटाउरी को याद रखिएगा। प्रोक्सिमा सेंटाउरी इज द क्लोजेस्ट, द नियरेस्ट स्टार टू अस आफ्टर सन, है ना, याद रखिएगा। सन एक स्टार है हमारा, पर सन के बाद जो सबसे करीबी स्टार होता है, जो आपको छोटे छोटे चमकते स्टार दिखते हैं, उनमें जो सबसे करीबी स्टार है वो है हमारे पास प्रोक्सिमा सेंटाउरी। और ये अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास 269,000 इतनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और मैंने आपको बताया था एक एयू कितना है, एक एयू 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 150 मिलियन से, कितना हो जाएगा? अरे भाई बहुत टाइम है ना। इसका मतलब दिस मीन्स दैट
its distance is about 269,000 times our distance to the sun। मतलब सन हमसे जितना दूर है उसमें इतना मल्टीप्लाई कर दो, 2,69,000। ठीक है, तो 2,69,000 में 150 मिलियन किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दो, जो डिस्टेंस आएगा उतना दूर है हमारे पास प्रोक्सिमा सेंटोरी। और याद रखना सन के बाद ये सबसे नजदीकी स्टार है, सबसे नजदीकी स्टार हमसे इतना दूर है, सोच भी नहीं सकते इस धरती पर और क्या क्या है। समझ आया क्या, है ना? तो याद रखिएगा ये हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने सोलर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है और हम सन को भी पूरा पढ़ चुके हैं, प्रोक्सिमा सेंटोरी के बारे में पढ़ चुके हैं, सन के बारे में हमको जो भी जाना था वो हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे बच्चे जो हमको पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे प्लैनेट से, शुरुआत करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, अगली क्लास जो हमारे पार्ट 2 आने वाली है जिसमें हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, उस पूरे पार्ट में हम प्लैनेट्स वगैरह के बारे में इसमें बात करेंगे। अगर आपको बता दूं तो आगे प्लैनेट्स हैं, है ना, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में हमको पढ़ना है, फिर सैटेलाइट्स, मून वगैरह इन सब के बारे में पढ़ना है, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, ये सब क्या होते हैं, मिल्की वे, गैलेक्सी, यूनिवर्स, है ना, इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। पीडीएफ अगर कोई पूछे तो बता देना कि भैया पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है ईसीबी इन्फिनाइट। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारा पार्ट 1 था, याद रखिएगा पार्ट 2 में हम कल प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में, मून के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, कॉमेट्स के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमने आज स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन और एक इंपॉर्टेंट स्टार जिसका नाम है सन, है ना, उसके बारे में हमने पढ़ा है। ओके, चलिए, तो ये हमारा पार्ट 1 था, कल हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तब तक पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।